तो भाई स्वागत है आप सबका। और भाई आज की वीडियो हमारी पता ही है काय पे है, न्यूमेरिकल है ना। और किसकी न्यूमेरिकल भाई, चैप्टर नंबर 2 है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, प्योर एनसीईआरटी में वैसे भी आपको पढ़ाई रहा हूँ है ना। और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड जो है ना वो न्यूमेरिकल है। और आज के न्यूमेरिकल भाई इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि आपके पेपर में जो है ना न्यूमेरिकल आएंगे ही। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात हो रही है आज, ठीक है ना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। और सबसे पहले भाई कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। जैसे आज हमारी जो वीडियो है, आज हमारी वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है और ज़्यादातर न्यूमेरिकल फैराडे नियम और नैनस समीकरण पर है ना। और फिर क्वेश्चन हमारे और हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। मतलब आज ये लास्ट वीडियो है सेकंड चैप्टर की, और इसके बाद अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले फैराडे के नियम करेंगे हम। फैराडे के नियम से संबंधित मतलब अब हमने आपको फैराडे का नियम पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो जिसने भी नहीं देखा तो बिल्कुल यार चैनल की प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ो एकदम से अच्छे तरीके से, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट सबकी जनरेट है, आप जाओ प्लेलिस्ट को ओपन करो और बढ़िया से क्रम से बढ़िया देख लो। तो फैराडे का नियम भी मिल जाएगा, नैनस समीकरण मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमें याद रखना है नोट में एक बार कि एक इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण करने पर कुल आवेश कितना लगता है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन दान करना है या एक इलेक्ट्रॉन हमें ग्रहण करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन दान करने या ग्रहण करने के लिए हमें 1 फैरेड आवेश लगेगा, 1 फैरेड। और 1 फैरेड की वैल्यू क्या होती है, 96,500, आपको पहले से भी पता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 1 फैरेड आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 2, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 3 फैरेड और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 4 फैरेड, ऐसा हमें पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से, है ना। तो ये चीजें आपको हो गई, है ना। फिर Q बराबर, अगर हमें आवेश निकालना है तो I इंटू टी की जरूरत पड़ेगी, I इंटू टी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें आवेश चाहिए तो I इंटू टी की जरूरत पड़ेगी। I धारा है, T समय है, ठीक है। फिर नैनस समीकरण की सहायता से अगर हम किसी सेल का मानक विभव निकालते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी भी सेल का, नैनस समीकरण की हेल्प से किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये जनरेट हुआ था, ई सेल इज इक्वल टू 0.059/2 लॉग केसी। केसी क्या था, आपका साम्य स्थान था, है ना। हमें ये चीजें पता थी, है ना। अब हमने नैनस समीकरण के हेल्प से मुक्त ऊर्जा की गणना की थी, मतलब गिव्स एनर्जी, और मानक मुक्त ऊर्जा है, क्योंकि नॉट लगा है मतलब मानक है। और मानक मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला -NFE नॉट निकला था। बोलो पता है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि पहले से ही क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब हम डायरेक्ट बेटा जो है ना क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहले बेटा इसके जो कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं, अभ्यास प्रश्न। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर 62 पे दिए हैं 62 पर, ठीक है, अंतिम में। और ये हमारा क्वेश्चन है 2.12 वाला, ध्यान रखना मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। 2.12 इसमें हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा, 3 क्वेश्चन है। पहला है 1 मोल Al3 को Al में बदलना है। 1 मोल Al3 को बेटा हमें किस में बदलना है, Al में बदलना है। फिर दूसरा है 1 मोल Cu2 प्लस को Cu में बदलना है। फिर 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में बदलना है। ये हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे क्या है, क्वेश्चन है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को हैंडल करें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो पहले क्वेश्चन में 1 मोल Al3 प्लस को हमें Al में बदलना है ना। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए बेटा जो पहला क्वेश्चन है, पहले इसकी रिएक्शन बना लो। हमें 1 मोल Al3 प्लस को Al में बदलना है। मतलब यहाँ पर हमारा ये है कि Al जो 3 प्लस है इसको हमें Al में बदलना है। तो बताओ Al3 प्लस को Al में बदलना है तो इसका अपचयन कराना पड़ेगा, बिल्कुल। और देखो क्वेश्चन भी लिखा है निम्नलिखित के अपचयन के लिए, अपचयन तो कराना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो बताओ मुझे Al3 प्लस को अगर Al में बदलना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कराने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर इतनी सी बात, इस पर 3 प्लस लिखा है ना सर, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पड़ेंगे, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर Al3 प्लस को अगर हमें Al में बदलना है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, ग्रहण कराने पड़ेंगे। तो जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दान किए थे ना 3 कभी जिंदगी में, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कब दिए थे, लेकिन यहाँ 3 प्लस लिखा मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, कभी दान किए होंगे। तो हमने इसको वापस से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये Al में बदल गया। अब यहाँ पर सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो 1 फैरेड आवेश लगेगा। इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए,
तो आप बोलोगे इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिए 1 फैरेड, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैरेड, हम है ना। तो इसीलिए आवश्यक, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, एक सेकंड, इसीलिए आवश्यक आवश्यक आवेश कितना लगेगा, आप बोलोगे सर 3 फैरेड। कितना लगेगा, 3 फैरेड, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, है ना। अब 3 फैरेड लगेगा तो 3 फैरेड हो गया, या फिर इतना लिख दो 3 × 96,500 कूलम। ठीक, अब 3 का 96,500 में गुणा कर देना, टोटल आंसर आ जाएगा, मतलब कर भी देता हूँ, है ना। तो 5 दिया, 3 5 15 की कितना हो गया, 5 हो गई, है ना। हासिल आई 1, 3 18, 1 19, हासिल आई 1, और 9 27 और 1 28, और ये डबल इतना कुल आवेश लगेगा। तो यही इसका आंसर, और हमें ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना है, यही इसका आंसर है, ऐसे ही सेम करना है, ठीक है ना। तो Al3+ को Al में बदलना, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने ग्रहण करा दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलो अब यहाँ पर तो आवश्यक इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, इससे ज्यादा बड़ा है ही नहीं आंसर, यही है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब दूसरा क्वेश्चन देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है बेटा कौन सा, Cu वाला है। कौन सा है बेटा, Cu वाला। तो यहाँ दूसरा डालो, तो यहाँ पर रिएक्शन लिख लो। हम देखो, हमें Cu2+ को बेटा किस में बदलना है, आप बोलो Cu में बदलना है। हाँ सर, Cu2+ को हमें बेटा Cu में ले जाना है ना। हमें मतलब एक ही मोल है, ये तो हमें पता है, एक ही मोल है, क्वेश्चन में देख रखा है, और ये कुछ नहीं लिखा मतलब एक ही है। अगर इसके आगे 2 3 लगा दे 2 3 मोल हो जाता, कुछ नहीं लगा मतलब एक, मतलब एक ही मोल। तो Cu2+ को Cu में बदलना, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 2, तो हमें इसको कितने ग्रहण कराने हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Cu में जाएगा। तो आवश्यक आवेश कितना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 2 फैरेड, है ना। अब 2 फैरेड, इसको 2 × 96,500 कूलम लिख लो, 2 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 6 दूनी 12 और 13 की 3, हासिल आई 9 दूनी 18 और 1 19, और ये 8 पे डालो। ये आंसर है, ये आंसर हो गया, फिनिश, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, बस, है ना। इसको भाई, अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में हल्की सी आपको दिक्कत जा सकती है ना, तो दिक्कत तो अपन जाने नहीं देंगे भाई, है ना, क्योंकि आप ना हमारे साथ जुड़े हो, तो दिक्कत तो आपको जाएगी नहीं, ये तो पक्का है, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो। तीसरा क्वेश्चन है 1 मोल MnO4- को Mn2+ में बदलना। MnO4 2- को किस में बदलना है भैया, Mn में बदलना है। किस में बदलना है, Mn2+ में, सॉरी Mn2+ में बदलना, ठीक है ना। तो यहां पर हमें मतलब कैसे क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन ये है, अगर हम MnO4 को किस में बदलना चाहते हैं, Mn2+ में बदलना चाहते हैं। अब हमें तो यहां समझ में ही नहीं आ रहा, कि यहां पर ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। हमें मतलब यहां पर देखो किससे है, Mn से। हमें यहां पर क्या चाहिए, आप बोलोगे सर Mn चाहिए, तो जब हमें यहां Mn चाहिए तो मतलब भी हमें यहां Mn से होगा। बोलो, यहां पर भी मतलब हमें Mn से होना चाहिए, ओ से मतलब है क्या, नहीं। तो यहां पर आप ये पता करो कि जो Mn है किस ऑक्सीकरण अवस्था में। अगर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर पता चल जाए तो फिर आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। तो ये चीज आप आई साइड में निकालना, मैं यहाँ कर रहा हूँ। Mn की निकालना है तो Mn को x मान लो। O की कितनी होती है, आप बोलोगे सर -2 होती है। ये कितनी है, 4, बराबर कितना होगा, तो देखो यहाँ माइनस है तो बराबर -1 आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं होता तो बराबर 0 हो जाता, 11th में सीखा है। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। सॉल्व कर दो, x 4 दूनी 8 बराबर -1। इसको इस तरफ ले जाओ, x -1 प्लस के 8 में से 1 जाएगा, कितने बच जाएंगे, 7, है ना। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई ना, 7, बिल्कुल 7 आ गई ना। तो हमें पता चल गया है कि Mn हमारा जो है 7 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ठीक है ना, 7 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर हम लिख देना, यहाँ पर आप लिख देना प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार हम
लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया? हम ऐसे लिख सकते हैं, Mn कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है ना? Mn कितना है? +7 में है, बिल्कुल 7। तो हमें +7 से हमें जो Mn है +2 चाहिए, Mn है वो +2 चाहिए। आप देखो ना, MnO4 माइनस से Mn2+, है ना? तो हमें Mn से मतलब है भैया, O से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ Mn हमने देखा कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +7 हमने अलग से निकाल के देख लेना। ऐसे क्वेश्चन में अलग से निकाल के देख लेना जिससे मतलब हो उसकी। तो Mn से मतलब था तो Mn की हमने निकाल के देख ली। कितना आया? 7+। अब बताओ, इस 7+ से हमें 2+ में बदलना है ना? तो देखो, अगर हमें इसको Mn में ही बदलना होता तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देते, लेकिन हमें तो 2 बचाना है। तो 7 को ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन दे के 2 बच जाए? तो आप बोलोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब हम इसको 5 दे देंगे तो 5 तो कट जाएंगे, कितने बचेंगे? 2, तो 2 आवेश आ जाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर है। इसीलिए आवश्यक आवेश बराबर कितना? 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए ना, तो 5 फैरेड, या फिर इसको 5 का 96,500 में गुणा करके लिख देना। यही आंसर होगा। क्लियर है बेटा? है ना? तो ऐसे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन हमारे नहीं है। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आ जाओ बेटा, और हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देखो अभी हमारे लिए अपचयन वाली बात की गई, अपचयन के लिए। अब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीकृत, मतलब हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कराना, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन दान कराना। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। 1 मोल H2O को H2 में बदलना है, और फिर 1 मोल FeO को हमें Fe2O3 में बदलना है, Fe2O3 में बदलना है। ठीक है ना? चलो आ जाओ, देखो जरा, है ना? तो यहाँ लिख लो पहले तो प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या? तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न हमारा ये है कि H2O को हमें क्या में तोड़ना है? H2 में। H2O को हमें तोड़ना किस में है? H2 में। ठीक है ना? चलो, तो H2O को हमें तोड़ना किस में है? H2 में। तो अगर हम H2O को हमें O2 में तोड़ना है बेटा। H2O को हमें किस में तोड़ना है? H2O को। तो अगर हम इस H2O का अपघटन करें तो ये हमारे प्राप्त होगा H2 और ये O2। लेकिन यहाँ पर देखो H2 2 ही है, O 1 है ना? तो यहाँ पर 1/2 लगा दो तो ये 1 ही बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है ना? तो हमसे क्वेश्चन बोला है 1 मोल H2O को O2 में तोड़ो। किस में तोड़ो? O2 में तोड़ो। तो हमें मतलब किससे है? तो मतलब हमें तो O2 से है। मतलब हमें किससे है? O2 से। तो हमें यहाँ पर O2 से बात करनी है, हमें H2 से बात नहीं करनी, हमें बात किससे करनी है? O2 से। तो यहाँ पर आप इतना पता कीजिए, है ना? यहाँ पर आप इतना पता कीजिए कि जो O है वो किस ऑक्सीकरण अवस्था में है। जो O है वो किस ऑक्सीकरण अवस्था में, हमें मतलब तो O से है, क्योंकि हमें H2O को O2 में तोड़ना है। तो जब H2O को जब O2 में तोड़ेंगे तो हमें कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी वो हमें पता करना है। तो मतलब हमें किससे है? O2 से। ठीक है? किससे है? O2 से। तो यहाँ जो O है वो किस ऑक्सीकरण अवस्था में है? आप बोलोगे O पर से 2- होता है, और 2- में ही है ये, है ना? क्योंकि आप देख लो, आप H की O की निकालोगे तो H की कितनी होगी? +1, 2 है तो +2, और बराबर किस तरफ जाएंगे तो -2, और वैसे ही पता है -2 है। ठीक है? तो अगर हमें इस O2- से, मतलब हमें इस O2- से ये वाला O2 बनाना है, मतलब 1/2 O2 बनाना है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, एक ही O। तो अगर भाई इससे हमें ये बनाना है, अब इसका मतलब देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल आपका O ही बचेगा। क्या बचेगा? केवल O ही बचेगा, है ना? तो बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? आप बोलोगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करा दो? दान करा दो। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा ये इसमें बदल जाएगा। कोई परेशानी? आप बोलोगे सर नहीं, ऐसे 2 काटते नहीं है, बस अपन मान लेते हैं कि ये कट गए, है ना? मान लेते हैं कट गए, मतलब एक ही O है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, है ना? कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना? ठीक है, तो बस इसमें लिख देना, अतः H2O से O2, अतः H2O से O2 के 1 मोल के ऑक्सीकृत
ऑक्सीकृत होने के लिए क्वेश्चन में क्या है, विद्युत आवश्यक हो, विद्युत की बात की है के लिए, विद्युत और आवेश एक ही होता है, ठीक है, होने के लिए आवश्यक विद्युत बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। तो दान हो या ग्रहण हो फर्क नहीं पड़ता, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं मतलब आपको कितना आवेश लगेगा, 2 फैरेड लगेगा। अब 2 फैरेड मतलब इसको 2 इंटू 96,500 कूलम लिख सकते हो, गुणा करके लिखते हैं ना, यही आपका आंसर होगा, यही बेटा आपका आंसर होगा। तो प्रश्न के अनुसार हमने देखा कि भाई ये रिएक्शन थी, है ना, H2 को हमें O2 में तोड़ना है, तो सबसे पहले H2 को O2 में तोड़ा, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, हमें मतलब किससे भैया, O2 से। तो यहाँ पर O2 को जब देखा तो O2 यहाँ कैसे आया, तो O से आया O2, तो यहाँ पर हमने देखा O से आया, तो यहाँ O के साथ ऑक्सीजन अवस्था में था 2 में, है ना। जब ये O2 से O2 आया तो O2 माइनस से जब ये आया तो ये आया कैसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो आवेश कितना लगेगा, 2 फैरेड लगेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने जमा के लिख दिया है और कुछ नहीं है ना। चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो आप। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन इसका है कि भाई हमें FeO से Fe2O3 बनाना है, हमें यहाँ FeO से Fe2O3 बनाना है। तो बताओ अगर हम इस FeO से Fe2O3 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर FeO से FeO3 में मुख्य भूमिका Fe की है बेटा, किसकी है, Fe की, क्योंकि Fe बदलेगा। देखो यहाँ पर अगर हम Fe की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखो Fe को अगर x मान लो और O को कितनी होती है -2 बराबर 0, तो ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ जाएगा +2, मतलब यहाँ पर Fe जो है ना +2 में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो देखो ये 3 कैसे आया, तो 3 Fe का है, 2 कैसे आया, तो 2 किसका है, O का है, तो O पर क्या है 2 माइनस, और Fe पर क्या है यहाँ पर 3 प्लस, और यहाँ पर O पर 2 माइनस ही, ठीक है। तो मतलब कहने का हमारा ये है कि खेल पूरा Fe का है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार हमने ये देखा कि हमें इसको इसमें बदलना है, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अब हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया, देखो मतलब किससे है, Fe से, खेल किसका है, पूरा Fe का, तो Fe को इसमें बदलना है, मतलब यहाँ जो Fe हमारा +2 में है, इस Fe को हमें किस में बदलना है, +3 में बदलना है। तो Fe +2 को 3 प्लस में कैसे बदला जाए, तो यहाँ तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए थे, 2, लेकिन यहाँ कितने कर दिए, 3, तो 2 से 3 कैसे कर दिए, मतलब 2 से 3 कैसे हो गया, ये 2 से 3 कैसे हो गया, मतलब क्या है कि जब 2 तो थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और क्या होगा, दान किया होगा, तब तो ये 3 प्लस बना, वरना बन सकता था क्या, नहीं बन सकता था। देखो यहाँ पर इसने कितने दान किए, 2, लेकिन यहाँ कितना दिख रहा है, 3, ये कैसे बन गया, अपने आप तो नहीं बनता ना। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दान और कर दिए, जब 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा तो ये Fe पर 3 प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस है 3 प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, ऑक्सीकृत हो गया, मतलब दान करना ही ऑक्सीकरण होता है, तो दान हो गया मतलब ऑक्सीकरण तो हो रहा है। इसीलिए आवश्यक विद्युत, आप ऐसे ही लिख सकते हो, इतनी बड़ी जो थ्योरी लिखी थी पिछले क्वेश्चन में वो ना लिखो तो कोई चल कर नहीं, ठीक है। तो इसलिए आवश्यक विद्युत बराबर कितना लगेगा, 1 फैरेड, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है 1 फैरेड, तो 1 फैरेड को हम क्या लिख सकते हैं, 96,500 कूलम, यही आंसर है ना। तो बस हमें रोल समझना है कि रोल किसका है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि रोल किसका है क्वेश्चन में। तो यहाँ FeO से Fe2, देखो यहाँ O का तो रोल दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ O भी 2 माइनस है, यहाँ भी O 2 माइनस है। अब O का रोल होता तो O की ऑक्सीकरण अवस्था बदलती ना, नहीं बदल रही, मतलब रोल O का नहीं है, रोल किसका है, Fe का, तो Fe यहाँ 2 प्लस से 3 प्लस में आया, मतलब कैसे आया, तो हमने चेक किया, ठीक है बात, चलो, है ना। तो ये वाली बातें आपको क्लियर हो गई, क्वेश्चन हमारे 2 कंप्लीट हो गए बहुत बढ़िया तरीके से। अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है 2.13 वाला, अभी 2.14 वाला हमने पहले कर लिया। कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, निम्नलिखित को हमें प्राप्त करना है तो कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, ठीक है। मतलब हमें गलित CaCl2 से 20 ग्राम Ca चाहिए, और दूसरा है
गलित Al2O3 से 40 ग्राम Al चाहिए। मतलब हमें पहले क्वेश्चन में चाहिए क्या है, आप बोलोगे सर कैल्शियम Ca। दूसरे क्वेश्चन में चाहिए क्या है, Al। तो मतलब हमें किससे है, मतलब हमें किससे है, क्या हमें देखो हमें यहाँ पर CaCl2 से चाहिए क्या है, Ca है। तो मतलब हमें Ca से है ना, हमें CaCl2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, Ca से। तो Ca यहाँ पर क्या है, Ca। तो यहाँ पर Ca ये है, तो यहाँ चेक करना पड़ेगा Ca की ऑक्सीजन अवस्था क्या है। तो Ca को क्या मान लो, X है ना। Cl की कितनी होती है, -1, 2 है तो -2 बराबर 0। इसको इस तरफ ले आओ तो x बराबर कितना आ गया, +2। तो यहाँ पर +2 है, तो Ca है मतलब है, और हमें यहाँ Ca +2 में है, और Ca+2 को हमें Ca में बदलना है। Ca+2 को हमें Ca में बदलना है, ठीक है ना। Ca+2 को हमें किस में बदलना है बेटा, Ca में बदलना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हम यहाँ लिख देते हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। हमें किसको किस में बदलना है, प्रश्न के अनुसार हमें CaCl2 को Ca में बदलना है ना। CaCl2 को Ca में बदलना है, लेकिन मतलब हमें किससे है, Ca से, इसलिए हम यहाँ Ca को ही उठाएंगे, और यहाँ Ca कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में है, +2 में, ठीक है। तो हमने देखा Ca+2 से हमें Ca में जाना है। तो Ca+2 से अगर हमें Ca में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर जब आपको इससे इसमें जाना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, बिल्कुल है ना। तो जब हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये Ca में बदल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, ये चीज बदल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, मेरी बात इतना देना कि Ca जो है कैल्शियम, Ca कैल्शियम का मूल भार कितना होता है। आप बोलोगे सर कैल्शियम का जो अणु भार होता है वो होता है 40 ग्राम। मतलब यहाँ पर आप 40 ग्राम अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो उसके लिए कितना आवेश लगेगा, 2 फैरेड। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 फैरेड लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 मोल CaCl2 से अगर हमें 40 ग्राम Ca चाहिए, 1 मोल CaCl2 से हमें 40 ग्राम Ca चाहिए, तो हमें 2 फैरेड आवेश लगेगा, 2 फैरेड आवेश लगेगा, लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 40 ग्राम कैल्शियम, 40 ग्राम Ca के लिए क्वेश्चन किसके टाइप का है, आवश्यक Ca के लिए आवश्यक आवेश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 फैरेड। कितना आ जाएगा बेटा, 2 फैरेड आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 2 फैरेड ही आएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें देख रहा है ना Ca का मूल भार कितना होता है, 40 ग्राम। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 फैरेड लगेगा आवेश। तो 40 ग्राम Ca के लिए आवश्यक आवेश कितना है, 2 फैरेड। 40 के लिए है 2 फैरेड, हमें क्या 40 के लिए चाहिए, नहीं, हमें यहाँ पर गलत CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, और ये तो 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए 2 फैरेड लग रहा है, 40 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 2 फैरेड लग रहा है, ठीक है ना। तो 40 ग्राम कैल्शियम के लिए आवश्यक आवेश 2 फैरेड, ठीक है। तब यहाँ लिख देना, तब 1 ग्राम कैल्शियम के लिए, 1 ग्राम कैल्शियम के लिए आवश्यक आवेश, ठीक है, आवेश। तो देखो है ना, अब यहां ध्यान सुनना, 40 ग्राम के लिए 2 फैरेड लग रहा है, 40 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 2 फैरेड। तो कितने के लिए भैया, 40 ग्राम के लिए 2 फैरेड। तो 1 ग्राम के लिए आवेश कितना लगेगा, 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो जो 40 है 40 को 2 फैरेड के बटे में भेज दो, तो 2 फैरेड बटे 40, 2 फैरेड बटे 40, ठीक है ना। तो ये 1 ग्राम कैल्शियम के लिए इतना आवेश लगेगा, लेकिन हमें क्या 1 ग्राम का निकालना, नहीं, हमें कितने का निकालना, देखो 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना, अब 20 ग्राम कैल्शियम के लिए आवश्यक आवेश, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, 1 के लिए इतना है, 1 के लिए कितना है, 2 फैरेड अपॉन 40। 1 हमें किसके लिए चाहिए, 20 के, तो 20 का चाहिए तो इसमें 20 का गुणा कर दो। 1 के लिए इतना आया ना, तो हमें 20 का चाहिए तो 20 का गुणा कर दो, 20 दूनी 40, 2 एकम 2, तो टोटल कितना आ गया, 1 फैरेड। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। तो
आया समझ में कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारी अभिक्रिया हमें मतलब किससे था? सीए से, और हमें सीए कितना चाहिए था? 20 ग्राम चाहिए था। 20 ग्राम के लिए हमें आवेश चाहिए था, है ना। लेकिन ये आवेश तो 40 के लिए निकला, क्योंकि कैल्शियम का जो मूल भार है वो तो 40 होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड पर 40 ग्राम कैल्शियम जमा करना है तो 2 फैरेड आवेश लगेगा। तो 40 ग्राम में जब 2 फैरेड लग रहा है तो 20 में कितना लगेगा? 1 फैरेड। सिंपल है, ठीक है। लेकिन नियम से कैसे निकाला जाए? तो 40 ग्राम कैल्शियम के लिए आवेश 2 फैरेड, ये लिखा। तो 1 ग्राम के लिए निकाल लिया हमने, आसान हो जाता है। इसको समझ में तो आया कि आया कहाँ से? ठीक है, तो 1 के लिए निकाला तो हमने 2 फैरेड में 40 का भाग लगा दिया। हमें 20 के लिए चाहिए था, 20 पे गुणा कर दिया, तो 20 दूनी 40, 2 एकम तो 1 फैरेड। ठीक है ना, चलो ये हो गया हमारा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा लाइट का इशू है, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन को दिख तो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें Al2O3 से Al चाहिए, तो मतलब किससे भाई? Al से। मतलब भाई हमें किससे? Al से। और यहाँ भी क्या है? Al। तो यहाँ Al देखो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है? तो वैसे भी यार आपको पता है Al3+ रहता है ना। बिल्कुल, ये जो 3 दिख रहा है वो Al का ही तो है, और ये 2 दिख रहा है किसका है? O का है। तो Al पर आपका 3+ है, मतलब हमें Al3+ से Al में जाना है बस। तो हम यहाँ प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं, यहाँ पर Al3+ से हमें जाना किस में है बेटा? Al में। तो जब Al3+ Al में जाएगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसमें चला जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें इतना बताइए, जो Al है, Al का भार कितना होता है? आप बोलोगे सर 27 ग्राम। Al का अनुभार होता है 27 ग्राम। कहने का मतलब ये है, अगर हमें 27 ग्राम Al किसी इलेक्ट्रोड पर जमा करना है तो हमें इतना आवेश देना पड़ेगा उसको। 27 ग्राम के लिए इतना आवेश मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैरेड आवेश देना पड़ेगा। और हमें कितने का निकालना है? आप बोलोगे सर हमें तो 40 ग्राम Al का निकालना है। टेंशन काहे की? टेंशन काहे की? कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दो 27 ग्राम Al उत्पादन के लिए आवश्यक आवेश कितना? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब 3 फैरेड। 1 का निकाल लो तो 27 बटे में चला जाएगा, है ना। तो 1 ग्राम Al उत्पादन, 1 ग्राम Al उत्पादन के लिए आवश्यक आवेश तो 3 फैरेड बटे 27, है ना, क्योंकि 27 के लिए 3 चाहिए ना, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? 3 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 नाम 27, मतलब 1 फैरेड बटे 9। ठीक है, अब हमें कितने के लिए चाहिए भैया? तो आप बोलोगे सर हमें तो 40 के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? 40 के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अब 40 ग्राम Al उत्पादन के लिए आवश्यक आवेश, है ना। तो बस 1 के लिए इतना है, 40 के लिए चाहिए तो 40 का गुणा कर दो, 1/9 इंटू 40। 40 से भाग लगाओ, सॉरी 9 से भाग लगाओ, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 4 बचे, दशमलव लगा के 40 हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, मतलब 4.44 कूलाम। यहाँ कूलाम जरूर लगाना है ना, शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने लगाया नहीं था क्या, देख लेना एक बार, है ना, क्योंकि 4.44 कूलाम। तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो बात कैसा लगा भाई, समझ में आया? तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कुछ। ठीक है, अब थोड़े से, अभी ये क्वेश्चन थोड़े इजी थे, अब थोड़े से हल्के से बिल्कुल थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन आएगा, तो आप उससे डरना नहीं कि यार ये कठिन क्वेश्चन है, नहीं डरना नहीं है अपन को। ठीक है, सारे क्वेश्चन भाई हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो बेटा देखो, आप अगला क्वेश्चन देखो। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि NiO3 का होल ट्वाइस के 1 बिलियन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच, 1 बिलियन का मतलब NiNO3 का होल ट्वाइस का 1 बिलियन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच, कौन से इलेक्ट्रोड के बीच? प्लेटिनम Pt के इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत
अपघटन किया जाता है। 20 मिनट तक का विद्युत अपघटन किया, 20 मिनट तक, ठीक है, गया। तो निकल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी, मतलब निकल की कितनी मात्रा कैथोड पर जमा होगी, वो आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो देखो, अगर हमें इलेक्ट्रोड की मात्रा निकालना है कि निकल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी, निक्षेपित का मतलब जमा होगी, तो निकल की कितनी मात्रा कैथोड पर जमा होगी, अगर हमें ये चीज पता करनी है तो सिंपल है, पहले आवेश पता करो। आप क्या पता करो, आवेश पता करो। जैसे ही आपको आवेश पता चल जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है आंसर आसान हो जाएगा। तो पहले आवेश पता करो, ठीक है, बहुत अच्छे से जमाएंगे, टेंशन मत लो। हमें कैथोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा चाहिए, आसान है, जमा लेंगे अपन, ठीक है ना। चलो, तो बढ़िया से पहले तो लिखेंगे भाई, दिया है, ठीक है, दिया है आई बराबर धारा बताओ कितनी दे के रखी है। आप बोलोगे धारा सर 5 एम्पियर दे के रखी है, तो ये आपका 5 एम्पियर है, ठीक है। टी कितना दे के रखा है, आप बोलोगे सर 20 मिनट दे के रखा है, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो भाई 20 में हम 60 का गुणा कर देंगे, है ना। तो ये 6 दूनी 12 और ये 1200 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ये मिनट को हमें सेकंड में बदलना पड़ता है, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब कुल आवेश, तो कुल आवेश हम किससे निकालेंगे, Q बराबर, कुल आवेश हम किससे निकालेंगे बेटा, है ना, Q बराबर, कुल आवेश Q बराबर IT से निकालेंगे, हाँ IT से निकालेंगे। तो I का मान कितना है, आप बोलोगे सर 5, है ना, और इसका मान कितना है, आप बोलोगे सर, ठीक है। तो 12 पंजे 60 और ये 2 चीज, है ना, इतना आवेश लगेगा। मतलब हमें इस सेल में इतना आवेश प्रवाहित कर रहा है, हम सेल में आवेश कितना प्रवाहित कर रहे हैं वो तो पता कर लो, जब तो हम इलेक्ट्रोड पर जो है ना कितनी मात्रा जमा हो रही वो निकाल पाएंगे। तो हमने जो निकेल NiNO3 के होल का जो विलयन है, इसमें हमने इतना आवेश प्रवाहित किया, इसके विद्युत अपघटन के लिए हमने इतना आवेश, इतनी धारा प्रवाहित की, बस ये पता कर लिया अपन ने। तो हमने इतना पता किया है कि निकेल नाइट्रेट के विलयन में जब 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित हुई है, तो उसमें कुल इतना आवेश हमने उसको दिया है, इतना आवेश हमने उसको दिया है, ठीक है। अब हमें निकेल की मात्रा जमा करना है, तो निकेल की अभिक्रिया बताओ पहले। निकेल कैथोड पर हुआ है और आपको पता है कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो जो निकेल है वो आया कहां से, जो निकेल है वो आया कहां से, तो आप बोलोगे सर यहां पर NiNO3 का होल ट्वाइस है, ये वाला है। तो इसमें जो निकेल है वो इससे आया सर, इस विलयन से आया सर निकेल, हाँ सर इस विलयन से आएगा। अब इसमें जो निकेल है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में था, तो आप बोलोगे सर Ni2+ में था। क्यों, क्योंकि ये 2 है, वो इसका ही तो है, ठीक है। तो यहां पर पहले हमें निकेल की मात्रा बताना है, तो पहले निकेल की अभिक्रिया लिखो, ठीक है। निकेल कैथोड पर जमा, कैथोड पर अपचयन होगा, तो अपचयन लिखो, है ना। तो आप यहां पर लिख लो निकेल के लिए अभिक्रिया, निकेल के लिए अभिक्रिया। तो निकेल कहां से आया, इससे आया, और यहां निकेल किसमें था, Ni2+ में। तो Ni+2 से काय में बदला, आप बोलोगे सर Ni। तो Ni+2 से Ni में कैसे बदला, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कराएंगे तब तो यहाँ बदल पाएगा, वरना बदल पाएगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं बदल पाएगा। तो Ni जब इसमें बदला तो Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए मतलब इसमें कितना आवेश लगा, आप बोलोगे सर 2 फैरेड। कितना लगा, 2 फैरेड। यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो आवेश लगा 2 फैरेड। लेकिन मुझे इतना सिर्फ मुझे यहाँ पर बताइए, निकेल जो निकेल है वो कितने ग्राम होता है, निकेल का अणुभार कितना होता है, आप बोलोगे सर 58.71 ग्राम, 58.71 ग्राम निकेल का अणुभार इतना होता है, आप बोलोगे हाँ सर निकेल का अणुभार इतना होता है, मतलब निकेल इतने ग्राम का होता है। तो अगर हमें देखना है कि 2 फैरेड आवेश, जब हम इसको 2 फैरेड आवेश देंगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब हम इसको 2 फैरेड
आवेश देंगे तो निकेल इतना जमा होगा, 58.71 ग्राम निकेल जो है वो कैथोड पर जमा होगा। लेकिन इसके लिए हमें कितना आवेश देना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 2 फैरेड। कितना आवेश बेटा? 2 फैरेड। तो यहां पर हमने सिर्फ इतना सीखा है, यहां पर 2 फैरेड आवेश के लिए कितना पदार्थ जमा होगा? आप बोलोगे 58.17। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, है ना, एक लाइन लिख रहा हूं कि 2 फैरेड, या अब यहां का मतलब क्या है? तो 2 फैरेड को कूलाम में बदलेंगे तो 2 में 96,500 से गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, है ना, और 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है, मतलब 19 मतलब ऐसा लिख सकते हैं 193000, ठीक है, या 193000 कूलाम। ये कूलाम में आ गई बात। अब ये कूलाम में आ गई, देखो ये फैरेड में है और ये काय में आ गया बेटा? कूलाम में आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया 2 फैरेड या 193000 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रोड आवेश में लिखना, आवेश में इलेक्ट्रोड पर जमा निकेल की मात्रा कितनी हो रही भैया? तो देखो इतने के लिए हमें 2 फैरेड लग रहा है ना आवेश, और 2 फैरेड को हमने कूलाम बदल लिया। क्यों यहाँ कूलाम में बदलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि यहाँ पर आवेश हमारा कूलाम में है, इसलिए हमें कूलाम में बदलने की आवश्यकता, ठीक है। तो 19, देखो 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,93,000 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रोड पर जमा निकेल की मात्रा कितनी है? इतनी। क्योंकि इतनी मात्रा जमा हो रही है, इसमें इतना आवेश लग रहा है, 58.71 ग्राम, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश में कितनी जमा होगी? तब 1 कूलाम आवेश में निकेल की मात्रा, और निकेल की कौन सी मात्रा? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा। तो 1,93,000 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रोड पर जमा निकेल की मात्रा इतनी है, तो 1 कूलाम के लिए निकालना है, तो इसका हम इसमें भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 58.71 बटे 1,93,000, ठीक है, ये ग्राम में, ठीक है, ग्राम में। अब हमें ना तो 1 का चाहिए, हमें चाहिए 6,000 का। कितने का चाहिए? 6,000 का। तो अब लिख देंगे, अब 6,000 कूलाम आवेश में, है ना, आवेश में पूरा लिख देना। देखो यहाँ पर एक कैथोड पर जमा चाहिए ना मात्रा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, चलो 6,000 कूलाम आवेश में निकेल की मात्रा। देखो वैसे इसको जमा के हमें यहाँ पर ये लिखना है, इन्हें ये पूछा है कि कैथोड पर कितना निकेल जमा होगा, ऐसा लिखना है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अब 6,000 कूलाम आवेश में कैथोड पर जमा निकेल की मात्रा, ठीक है। तो देखो 1 के लिए इतना है, हमें कितने के लिए? 6,000 के लिए चाहिए, तो 58.71 बटे 1,93,000, हमें 6,000 का चाहिए, तो 6,000 का हमने इसमें गुणा कर दिया। 6,000 का हमने क्या कर दिया बेटा? गुणा कर दिया। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा हम इसको काटते पीटते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कट गए, ठीक है। 58.71 का इसमें गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे भाई, तो या फिर काट दो भाई, 3 से कट जाएगा क्या? नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 193 है, 3 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा। पहले इसका इसमें गुणा कर दो, तो 6 एकम भाई, इसका सॉल्व कर लेना। देखो हम बता दे रहे, इसका आपको इसमें गुणा करना है, और जब इसका इसमें गुणा हो जाए तो 193 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1.825 ग्राम, 1.825 ग्राम आएगा, ये आएगा, ठीक है, 1.825 ग्राम। तो अंत में आप क्या लिख देना? अंत में आप सिर्फ इतना लिख देना, अतः कैथोड पर जमा निकेल की मात्रा 1.825 ग्राम होगी। तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आपका उदाहरण नंबर 2-1, मतलब उदाहरण नंबर 1-2 है, सॉरी 1-0 है, उदाहरण नंबर 1-0 है, और ये पेज नंबर 54 पर है, आप देख लो आप इसको।
कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा में 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया जाता है, बिल्कुल, है ना। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कैथोड द्रव्यमान मात्रा एक ही चीज होती है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बोलो है कि नहीं। तो जैसे हमने मेथड बताई इसी मेथड के अनुसार अच्छे से बढ़िया से समझ के इसको कर लो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हमने फैराडे नियम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लगभग हमने कर लिए, ठीक है ना। और फिर हमने भाई एक धात्विक तार को 0 एम्पियर की धारा 2 घंटों तक प्रवाहित की जाती है, तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ये वाले क्वेश्चन तो हमने करा दिए थे, है ना। ये हमने क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो हमने करा दिए, ठीक है। तो ये हो चुका है अपना, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है बेटा, जो नैनस समीकरण है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे नैनस समीकरण से संबंधित पहला ही क्वेश्चन है कि डैनियल सेल, जो आपका उदाहरण नंबर 2.3 है ना, बोला है डैनियल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट है। जो डैनियल सेल है इसके लिए जो मानक सेल विभव है मतलब E0 वो 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। एक अभिक्रिया है, क्या देख रखिए भैया आपको, अभिक्रिया, ठीक है। तो मैं अभिक्रिया आपको दिख रही होगी वैसे, ठीक है, नहीं दिख रही है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अभिक्रिया दिख रही नहीं दिख रही ना, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये ZnS सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पर Cu2+ है जो आपका एक्वस है, और ये जो है वो काय बदल रहा है भैया, Zn2+ एक्वस और प्लस Cu सॉलिड, इसमें बदल रहा है इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है ना। तो पहले से बढ़िया से आप यहाँ लिख लो, दिया है कौन सा विभव दिया है, मानक सेल विभव दिया, मतलब E0 की वैल्यू दे के रखी है, कितनी दे के रखी है भैया, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट दे के रखा है। अच्छा बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण हो रहे हैं, आप बोलोगे सर 2 लगा है, यहाँ भी 2 लगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है, मतलब n का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है। और F तो हमें पता ही है कि 96,500 कूलम होता ही है। सारी वैल्यू दे के रखिए भैया, हमें निकालना क्या है, तो आपको मानक मुक्त ऊर्जा, ये क्वेश्चन मार्क करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो ये आपको दिया है, मानक सेल विभव दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण हो रहे हैं, n का मान 2, F हमें पता ही होता है 96,500 कूलम होता है, बस सारी वैल्यू पता है भाई, सारी वैल्यू पता है, पुट करो वैल्यू, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देना अब डेल G0 है ना, या डेल G, ठीक है, 0, ओके। तो नॉट भी बोल सकते इसको, तो -NFE0 माइनस n का मान 2 है ना, कितना है बेटा, 2 है, कितना है बेटा, एक सेकंड, है ना, 2 है, और f का मान कितना है, 96,500 है, और e का मान है 1.1। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2.2 हो जाएगा, और ये 96,500 हो जाएगा ना बेटा, ठीक है, 96,500। अब इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक है। तो भाई यहाँ कर लेता हूँ, है ना, आप लोग कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 96,500 है, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 का 0 0, 10 की 0, 6 दूनी 12, 13 की 1 हासिल आए 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। फिर 0 0 0 3 9 1, ठीक है, इनको जोड़ दो, 0 0 0 3, ठीक है। और यहाँ 9 और 3 कितने हो गए भाई, 9 3 कितने हो गए, 12 की 2 हासिल आए 9 10 और 1 11, ठीक है। ये आया ना भाई, नहीं 9 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल आई 1, और ये भी तो 1 है, तो ये आपका 2 हो गया, है ना। ये आपका कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका आंसर आया है ना। तो ये आपका आंसर है 2, है ना, माइनस का 2 1 2 3, है ना। एक अंक बाद, एक अंक पहले दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब 0 0, ठीक है, दशमलव 0। अब इसका कोई मतलब नहीं होता, है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब ये आंसर आया है बेटा जूल मोल इनवर्स में आया, किसमें आया बेटा, जूल मोल इनवर्स में आया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो
इसका जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, इसका शायद मैं मात्रक बताना आपको पहले भूल गया था, तो अभी आप लिख लो, है ना, क्या लिख लो, जूल मोल इनवर्स होता है ना, जूल मोल इनवर्स होता है, नहीं हाँ जूल मोल इनवर्स होता है, ये हो गया। लेकिन देखो ये आंसर आ गया आपका माइनस में, है ना। लेकिन बेटा अगर हम इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो जैसे ही हम 1000 से भाग लगाएंगे तो 0.123 इधर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 212.3 माइनस 212.3 किलो जूल मोल इनवर्स, इतना सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इधर आने के लिए 1000 से भाग लिख दिया ना, क्योंकि जूल को हमें किस में बदलना था, किलो जूल में, तो 1000 से भाग लगा दिया। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, मुझे उम्मीद है बेटा न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो देखो हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पीड में हर एक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यार भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भाई देखो इसमें मैं जितना एफर्ट है वो तो मैं लगा रहा हूँ, अब बाकी कोशिश आपको करनी पड़ेगी भाई थोड़ी सी, है ना, ठीक है। उदाहरण नंबर हमारा 2.2 है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। अब हमें भाई साम्य स्थिरांक का परिकलन करना है, ठीक है। और ये आपको एक अभिक्रिया दे के रखिए भाई, है ना, ये आपको एक अभिक्रिया दे के रखिए। क्या है अभिक्रिया, Cu सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस एक्वस है, ठीक है, एक्वस है। और यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस है, ठीक है। और यहाँ पर 2AgS सॉलिड, ठीक है, ये अभिक्रिया है। इसके लिए हमें साम्य स्थिरांक का परिकलन करना है और हमें यहाँ पर E0 की वैल्यू दे के रखी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसमें E0 सेल आपको दे के रखा है 0.46 वोल्ट, ये हमें दे के रखा है 0.46 वोल्ट, ठीक है। तो हमें साम्य स्थिरांक का परिकलन करना है। और भाई साम्य स्थिरांक का परिकलन हम किसकी हेल्प से करते हैं, आप बोलोगे सर नैनस्ट समीकरण की हेल्प से। बिना नैनस्ट समीकरण के हम साम्य स्थिरांक पता ही नहीं कर पाते, ज्ञात ही नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ पर नैनस्ट समीकरण से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पहले तो लिख लो भाई, दिया है और दिया है E0 सेल कितना लेकर रखा है 0.46 वोल्ट, ये लेकर रखा है, ठीक है ना। अब नैनस्ट समीकरण लगाना पड़ेगा ना भाई, हमें क्या निकालना है, हमें साम्य स्थिरांक निकालना है ना, मतलब हमें यहाँ Kc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है ना। और ये किससे निकलता है, नैनस्ट समीकरण से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं नैनस्ट समीकरण, और नैनस्ट समीकरण से हमें ई सेल निकालना है, ठीक है, मतलब हमें Kc निकालना है, ई सेल दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं E0 सेल बराबर क्या होता है 0.059 अपॉन में 2 और लॉग Kc, बोलो यही होता है क्या, हाँ यही होता है क्या, बिल्कुल यही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान समझना, ई सेल की वैल्यू आपको ये देके रखी है, तो हमने रख दी 0.46 वोल्ट, है ना, 0.46, ठीक है। और ये 0.059 अपॉन में क्या है 2, और ये है हमारा लॉग Kc। हमें Kc चाहिए, हमें क्या चाहिए Kc, ठीक है। इसको पहले इधर ले जाओ, जब इसको इधर ले जाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और 4 दूनी 8 और 1 9, है ना, 0.9, ठीक है। ये इधर चला गया। अब देखो हमें ये नहीं चाहिए ना, तो जब ये इधर चला गया तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.059 बराबर लॉग Kc, ठीक है। इसको काटा पीटी कर दो, इसको काटा पीटी कर दो, तो देखो यहाँ पर देखो 2 अंक से तो 2 अंक कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, 2 अंक से 2 अंक कट जाएंगे, फिर 1 अंक बचेगा, 1 पॉइंट बचेगा, तो देखो वो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा 1 सेकेंड बराबर क्या है लॉग Kc। देखो पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 0, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 2 0, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आपका 920 बचा, ठीक है ना। इतना बात हो गया, आपको इतना बात समझ में आ गया। अब 59 से काटो, है ना, तो 59 से काटेंगे तो 59 एकम 59, 59 एकम 59, है ना। अब कितना बचा भाई 60 ही हो गए, तो 32 33 बचा, कितना बचा 33, ठीक है, तो 33 बचा, है ना,
33 बचा, मतलब ये 0 है तो 330 हो गया, है ना। तो 6 पंजे 30, लगभग कितनी जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार जाएगा, 5 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, ठीक है। फिर लगभग इसको पूरा काट पीटी करोगे तो 15.6 जाएगा, मतलब आपका लॉग केसी बराबर आ जाएगा 15.6। भाई हमें लॉग केसी की वैल्यू चाहिए नहीं है, हमें लॉग केसी की वैल्यू चाहिए ही नहीं है। और तो सर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो भाई हमें तो केसी की वैल्यू चाहिए, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, केसी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर भाई बहुत थोड़ी सी क्रिटिकल, बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो हमारे लिए कठिन हो सकती हैं, कठिन हमारे लिए हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है, इसका लॉग हटाना है, और जब लॉग हटाते हैं तो एंटी लॉग लेते हैं। तो पहले ये वाली चीज जो है, इतनी भी चीज लिखी, जितनी भी लिखी उसको नोट कर लो पहले, या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अब इधर देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक एक चीज समझ में आ जाएगी बेटा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। भले ही जो है ना बोर्ड चौक बोर्ड है, लेकिन भाई खतरनाक है भाई ये बोर्ड, है ना, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने यहाँ पर लिख लिया एंटी, ये लिखा एंटी लॉग लेने पर। अब एंटी लॉग से क्या होता है सर, तो देखो लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है। क्या बोला मैंने ये बोला लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है। क्या बोला, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो इसका लॉग हट जाएगा, ठीक है। इसका जब लॉग हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका केसी। क्या हो जाएगा, केसी। अब यहाँ एंटी लॉग आ जाएगा, तो यहाँ पर एंटी लॉग, ये क्या हो जाएगा 15.6। अब इसको एंटी लॉग में कैसे हल करते हैं, इसको एंटी लॉग में कैसे हल करते हैं ये समझाइए जरा बेटा। पहले आप इतना समझो, एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की घात। क्या बोला मैंने सर, मैंने ये बोला है एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की घात। क्या, एंटी लॉग का मतलब 10 की घात। अब यहाँ पर एंटी लॉग 15.6 में लगा है, मतलब आप क्या कर सकते हो, है ना, 10 की घात 15.6 लिख सकते हो। 10 की घात क्या लिख सकते हो बेटा, 15.6 लिख सकते हो। अब सर 15.6 लिख दिया, ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है, बिल्कुल है। देखो इस 15.6 है, देखो 10 की घात होता है इसका मतलब, तो हमने एंटी लॉग मतलब 10 की घात, तो 10 की घात है मतलब 10 की घात हमने ये लगा दिया, एंटी लॉग हट गया। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बस 10 की घात, देखो 15, देखो पूरा जो नंबर है उसको अलग कर दो, तो 10 की घात 15 और इंटू 10 की घात देखो ये आपका 0.6 बचा ना, 0.6, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 15.6 जाएगा, है ना, क्योंकि आधार आपको पता है आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये जो 15.6 इसको हमने 15 को अलग कर दिया और 0.6 को अलग कर दिया। अब मुझे इतना बताइए, लॉग में जो 0.6 है वो लगभग वैल्यू किसकी होती है, वो वैल्यू आपकी किसकी होती है ये बताइए मुझे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, आपने सुना होगा कि लॉग जो 4 है, लॉग 4 है, इसकी वैल्यू होती है 0.6021, ये वैल्यू होती है ना। लॉग 4 की जो वैल्यू होती है 0.6021 होती है ना, लेकिन ये तो केवल 6 है ना, ये 0.6 है ना, 0. क्या है 6 और ये 0.6, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है ना, थोड़ा सा ये ज्यादा है, तो मतलब ये जो वैल्यू है वो log 4 की है, ये वैल्यू जो है वो किसकी है, log 4 की है। और log 4 की वैल्यू जो है, log 4 की वैल्यू है, ये log 4 की वैल्यू है। तो अगर log 4 की वैल्यू को हमें एंटी लॉग में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो इतना है इसको, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 4। लेकिन ये पूरी फिक्स वैल्यू भी नहीं है, थोड़ी सी क्या है, ये वैल्यू थोड़ी सी क्या है, कम है। लेकिन ये हो, अगर ये पूरी होती तो ये तो 4 की होती, लेकिन ये थोड़ी सी कम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 3 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 9, क्योंकि ये थोड़ी सी कम है। और ये 10 की घात कितना है, 15, 10 की घात कितना है, 15। यही आपका केसी है, यही आपका केसी है। इसका कोई मात्रक होगा नहीं क्योंकि ये तो स्थिरांक है ना, यही आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा समझे होगे बेटा, है ना, तो थोड़ा सा कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, और आप एंटी लॉग को थोड़ा सा और समझ सकते हो।
अब मैं बेटा थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन शायद यहाँ पर है, मैं यहाँ उसको देख के कराता हूँ, बताता हूँ पहले, है ना। एक सेकंड बेटा रुकना, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, है ना। और आप भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, आप भी देख सकते हो, आप ऐसे आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन देख सकते हो इस टाइप के और क्वेश्चन कहाँ है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो आप उनको कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप देख लेना, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अब भाई अगला क्वेश्चन देखो। अब ये पाठ्यनिहित प्रश्न है, इस पाठ्यनिहित प्रश्न में 2.5 क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 2.5। और ये 2.5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको यहाँ इसका सॉल्यूशन लिख रहा हो, बहुत आसान है। हमें क्या निकालना है भैया 1.05 इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, हमें ईएमएफ निकालना, मतलब एक ही गणना करना है इसके लिए। तो आपको जो नैनस समीकरण है वो मैंने बताया था ना आपको, नैनस समीकरण है ना, और वो उत्पाद और अभिकारक वाला वही वाला फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर 2.6 को आपको करना है, ठीक है ना, 2.6 को आपको करना है। तो ये पाठ्यनिहित प्रश्न आपके हो जाएंगे, है ना। इसका जो pH बराबर 10 है ये नहीं करना आपको, ठीक है ना, आपको करना ना मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। और बाद में देखेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। फिर यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन है हमारे जो हम थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन पर कर रहे हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आसान, बस थोड़ा सा आपको हेल्प करना है, थोड़ा सा आपको समझाना है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल हमने कर लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी न्यूमेरिकल बिल्कुल जो मैंने आपको बताए हैं वो जरूर आप लोग कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना पाठ्यनिहित प्रश्न का ये क्वेश्चन है, और पाठ्यनिहित प्रश्न में आप देखना एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर है नहीं। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। जो जिंक है इस कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, बिल्कुल है, हमें पता है क्यों। और हमने क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है ना, उसमें देखा है कि जो जिंक है वो प्रबल अपचायक है, कॉपर से ज्यादा अपचायक है जिंक, मतलब जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, और जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है इसलिए नहीं रख सकते। इसलिए यह कॉपर सल्फेट के घोल को इसलिए यह कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखो एक रिएक्शन भी बता देना, जैसे अगर ये जिंक का पात्र है, अगर इसके जिंक के पात्र में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है ना, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, और कॉपर की जगह आके जिंक सल्फेट बना देगा। तो फिर भाई कॉपर सल्फेट का तो विलयन बचा ही नहीं रहा, नहीं बचा ना, इसलिए जिंक के विलयन में जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, 2.4 का आप अपनी कॉपी में है ना देख लेना, अपनी बुक में देख लेना है, ठीक है। pH 10 है के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन करो। चूंकि देखो अब इसका हल करें तो pH बराबर कितना दे के रखा है बेटा, 10 दे के रखा है। अब pH का मान 10 दे के रखा है, इसका मतलब ये है कि जो H प्लस है इसकी सांद्रता आपको 10⁻⁻10 दे के रखी है। इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना भाई, इसका मतलब देखे ध्यान रखना, ये होता है pH का मान 10 है, इसका मतलब आपको H प्लस की वैल्यू दे के रखी है, और वो H प्लस की वैल्यू किस में रहती है, 10 की घात में रहती है, तो 10 की घात -10 मोल, ठीक है। तो pH 10 का मतलब क्या होता है, 10 की घात -10 मोल। अगर यहाँ पर ध्यान रखना pH 8 होता तो इसका मतलब होता है H प्लस का मान कितना है, 10 की घात -8, है ना। 7 होता तो 10 की घात -7, इसका मतलब ये होता है बेटा, समझ गए ना। तो ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ो, यहाँ पर आपने देख लिया pH 10 है, मतलब H प्लस का मान आपको ये दे के रखा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर अब देखो हम किसके थ्रू इसका मापन करेंगे, तो अपन किसका फॉर्मूला लगाएंगे भैया, कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, नैनस समीकरण। तो नैनस समीकरण क्या होता है, E = E0 -0.0 है ना 59 अपॉन log 1/H प्लस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जिंक के लिए किया था तो Zn2 प्लस आता है बटे में, है ना।
जैसे किसी धातु के लिए किया था तो हमने M प्लस आया था कि नहीं आया था। अब M प्लस की जगह अपन कुछ भी ले लो। अब यहाँ बोलोगे सर अब अपॉन में तो N आता है, तो भैया आप हमें यहाँ पर बताओ, जब H प्लस से H2 बनाएंगे तो ये एक ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो N का मान 1 रखा जाएगा। अब N का मान 1 होगा और N का मान 1 हो तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। बोलो होता है कि नहीं? अब बोलोगे हाँ सर नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन ने लगाया है ना, और इस फार्मूले में वैल्यू पुट की। देखो इसका मान, देखो ई नॉट का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, 0 होगा। इसकी वैल्यू आपकी ये है ना। अब इसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ पर ये जो 10 है, 10 आगे चला जाएगा, तो मैं एक स्टेप में बना के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो 0 है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर आएगा 0.059 है ना, और ये वाला 10 आगे चला जाएगा तो इंटू 10 है ना, और ये हो जाएगा log 10। अब यहाँ जो log 10 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब जब log 10 है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस 10 का हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है खिसक के यहाँ आ जाएगा, है ना, पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गया कि नहीं समझे, है ना, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ इसकी स्टेप। ठीक है, तो ये आपका ई रहा इज इक्वल टू -0.059। ठीक है, ये 10 आपका आगे जाएगा तो इंटू 10 और log 10। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या रख देना, पूरी 1 रख देना, और 10 का इसमें गुणा करना है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया ना। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयोग किए जा सकने वाले 2 पदार्थ, तो ये तो आपको पहले से भी, ये वैसे भी पहले से आपको पता है ये वाला। ठीक है ना, चलो अब अगला है, समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। तो इसमें बेटा आपको वो वाला क्वेश्चन करना है। कौन सा वाला करना है बेटा? इसमें वो वाला क्वेश्चन करना है जैसे अपन ने लोहे में जंग लगने का एक पूरा समझाया था। तो लोहे में जंग लगने फिर एनोड पर क्रिया देखी थी, कैथोड पर क्रिया देखी थी, मतलब संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ा था उदाहरण वाला। तो इसमें वो वाला करना है आपको, समझ गए ना। चलो अब आगे बढ़ो और अगले क्वेश्चन पे बात करो। अब अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, है ना, वो सिंपल है कि निकाय Mg2+ Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यार आपको तो ये पता है किस प्रकार ज्ञात करेंगे, मतलब किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सहायता लेते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और अगर अपने हिसाब से नहीं लिखना तो ये वाला आंसर आपको दिया ही है। यहाँ कैथोड आर की जगह क्या कर देना, सी कर लेना। ठीक है, और एल की जगह क्या कर लेना, ए कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर EC/EA हो जाएगा, EC/EA, ई नॉट बराबर EC/EA। ठीक है, ये आप कर लेना फिर। ठीक है, तो हाँ ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा कि उन धातुओं, देखो ये 2.1 वाला है ना, उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका विद्युत अपघटनीय निष्कर्ष होता है। मतलब हमें क्या है, उन धातुओं को बताना है जो इलेक्ट्रोड पर चिपक सकती हैं, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो सकती हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका विद्युत अपघटन होता हो और विद्युत अपघटन के फलस्वरूप ये इलेक्ट्रोड पर जमा हो सकती हैं, उन धातुओं के बारे में बताना है। तो कुछ धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सक्रिय धातु है ना, जो विद्युत अपघटन के द्वारा इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाती हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर एक और अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। फेरस आयनों को ऑक्सीकृत, अब भैया ऑक्सीकृत कर सकते हैं, है ना, ऑक्सीकृत करने वाले मतलब जिनका ऑक्सीकरण करा सकते हैं, जो ऑक्सीकरण है ना। तो भैया Fe के नीचे, Fe के जो नीचे वाले जो तत्व हैं, है ना, मतलब वे पदार्थ जिनका अपचयन विभव, मतलब इससे देखो फेरस का अपचयन, Fe2+ का अपचयन विभव क्या होता है, Fe का। आप बोलोगे सर ये होता है, आप अपनी उसमें देख लेना, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो मैंने पढ़ाई है उसमें देख लेना। अब इससे जिसका ज्यादा अपचयन विभव होगा, जिससे इससे ज्यादा अपचयन विभव जिसका भी होगा वो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। मतलब F2 है, Cl2, O2 है ना, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसका कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। तो ये भी आप कर लेना। तो ऐसे करके ये हमारे लगभग हमारा पूरा चैप्टर जो है ना अब फिनिश हो चुका है। इतना ही सब करना था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होगी। और मिलेंगे भाई फिर कल अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।